आज मैं आप सबको माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। वर्णिकवादी, प्रकृतिवादी और उनके जितने भी समकालीन विचारक थे, उन्होंने जनसंख्या के संबंध में जो विचार दिए थे वो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के साथ साथ, सामाजिक दशाएं बदलने के साथ साथ उनमें असहमति आने लगी थी। क्योंकि जो वर्णिकवादी, प्रकृतिवादी या जो परंपरावादी विचारक थे वो बढ़ती हुई जनसंख्या को देश के लिए अच्छा और अच्छा मानते थे और ये कहते थे कि तीव्र गति से अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इससे देश का विकास भी आगे बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे इस विचारधारा के दुष्परिणाम भी आने लगे कि जब पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ा तो कृषि की स्थिति शोचनीय हो गई और इसके साथ साथ विश्व शांति, सामाजिक शैक्षिक चेतना, आर्थिक विकास, इन सब में बाधा उत्पन्न होने लगी। परिणाम क्या निकला कि इस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से भविष्य में क्या परिणाम निकल कर के आएगा, इस पर दोबारा से मनन होना चाहिए। माल्थस, इन्होंने इस पर चिंतन किया और विश्व को सचेत करने का प्रयास किया। माल्थस ने इस पे विशेष तौर पर, माल्थस के जो पिता थे उन्होंने, उनके जो मित्र थे विलियम गॉडविन, उनकी पुस्तक पॉलिटिकल जस्टिस में उन्होंने बताया था कि विज्ञान और समाज की उन्नति में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी एक आशावादी चित्र प्रस्तुत किया था कि जनसंख्या के बढ़ने से विकास आगे बढ़ता है, समाज उन्नति करता है, विज्ञान में प्रगति होती है। इससे माल्थस को और बेचैनी हो गई और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने विश्व को जागृत करने के लिए 1798 में अपना पहला निबंध लिखा और उस निबंध के माध्यम से पूरे विश्व भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और अपनी निराशावादी विचारों के माध्यम से वैचारिक जगत में एक हलचल पैदा कर ली। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनके जनसंख्या संबंधी विचार परंपरावादी संप्रदाय के विचारकों, विशेष तौर पर एडम स्मिथ के विचारधारा से बिल्कुल उल्टे थे। इनके विचार जनसंख्या के भयावह परिणामों से आगाह करने वाले थे कि किस तरह से बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ेंगे। माल्थस, जिनका जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था, इनके पिता एक डिनाइल माल्थस संपन्न व्यक्ति थे, इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। शिक्षण कार्य समाप्त होने पर वो एक पादरी के रूप में पास के चर्च में कार्य भी करते थे और यहीं पर उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक निबंध लिखा था 1798 में, जो कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसमें इन्होंने बताया था कि खाद्यान्न पूर्ति यानी खाद्यों की आपूर्ति जो कि कृषि क्षेत्र से होती है, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए विपत्ति का सूचक है। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर खाद्यान्न की कमी होगी और विश्व में विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। ये निराशावादी विचारक थे और इनके इन्हीं विचारधारा के कारण, इन्हीं विचारों के कारण इनकी कड़ी आलोचना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपने इस थीसिस के समर्थन में कुछ आंकड़े ऐसे एकत्र करने पड़े दुनिया को दिखाने के लिए, जिससे इनकी जो निराशावादिता विचारों में झलक रही थी वो दुनिया के सामने सच साबित हो सके। इसके लिए इन्होंने यूरोप महाद्वीप की यात्रा की और उस यात्रा के पश्चात इन्होंने एक दूसरा संशोधित संस्करण 1803 में निकाला था और इस संस्करण के माध्यम से इन्होंने दुनिया को पुनः, यानी पूरे विश्व जगत को पुनः जागृत करने का प्रयास किया था। इन्होंने अपने निबंध के कुल 6 संस्करण निकाले थे और उन संस्करणों के आधार पर बताया था कि किस तरह से जो वर्तमान जनसंख्या की बढ़ती हुई परिस्थितियां हैं वो पूरे विश्व को भयावह स्थिति में ले जाने वाली हैं। माल्थस को के ऊपर किन बातों का प्रभाव पड़ा था जो उनको इस तरह के निराशावादी विचारों को देना पड़ा था? सबसे पहला माल्थस का प्रभाव पड़ा था कि जो एक औद्योगिक क्रांति का युग चल रहा था, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था पनप रही थी। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। औद्योगिक
विकास लगातार बढ़ रहा था, उस औद्योगिक विकास के कारण पूरे विश्व में औद्योगिक समस्याएं जन्म ले रही थी और उन समस्याओं में मुख्य रूप से था विषमता का बढ़ता जाना, कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। माल्थस ने देखा कि जैसे जैसे औद्योगिक विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे धनी और निर्धन वर्गों के बीच में खाई बढ़ रही है। एक वर्ग शक्तिशाली वर्ग है और दूसरा वर्ग निर्धन वर्ग है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग है। और धनाढ्य वर्ग तो मजबूत होता जा रहा और ज़्यादा धनाढ्य हो रहा है, जबकि निर्धन और श्रमिक वर्ग बेरोजगारी से ग्रसित हो रहे हैं, बीमारी, काम के दबाव के कारण बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, पौष्टिक भोजन नहीं उनको मिल पा रहा, इसलिए बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ धन के असमान वितरण की समस्या और उनके बीच में निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों का अध्ययन जब माल्थस ने किया और माल्थस ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, तब उन्होंने विवश होकर के इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि किस तरह से पूंजीपति वर्ग के उदय, औद्योगिक क्रांति और बढ़ते औद्योगिक विकास ने लोगों को गरीबी की ओर ढकेलना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा तत्व जो इनको प्रभावित किया था वो था इंग्लैंड में कृषि की दशा, क्योंकि जिस समय ये लेख लिख रहे थे उसमें इंग्लैंड में कृषि की दशा बहुत शोचनीय थी और माल्थस ये महसूस करते जा रहे थे कि कृषि भूमि पर जनसंख्या लगातार दबाव बना रही, क्योंकि बढ़ती चली जा रही। कृषि की भूमि का जो आकार है वो तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। उसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इधर आयरलैंड में भयानक अकाल पड़ गया था, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और भोजन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई, तो अकाल में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार कई वर्षों से फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा था। युद्ध के कारण आयात बंद हो गए थे, जिससे अनाज जो आयातित हो रहा था वो बंद हो गया, जिससे अनाज के दाम काफ़ी ऊंचे हो गए थे, काफ़ी कीमतें बढ़ गई थी, तो भोजन की कमी हो गई थी। तो इंग्लैंड में इस अफरा तफरी के माहौल में भोजन की कमी के कारण अव्यवस्था फैलती चली जा रही थी। इसके कारण इंग्लैंड को अनाज नियम को पारित करना पड़ा था। चारों तरफ गरीबी और असंतोष था। माल्थस ने जब कई देशों का भ्रमण किया, उन्होंने लगातार देखा कि लोग बीमारी, महामारी, अकाल, निर्धनता, ये चारों तरफ फैल रहा है। और उन्होंने भ्रमण के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीने के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। तो जब मनुष्य को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर ये बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। खाद्य सामग्री उतनी है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही, मांगने वाले हाथ बढ़ रहे हैं, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। और यही कारण है कि तब उन्होंने ये लेख लिखा कि किस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य सामग्री के बीच में संतुलन उत्पन्न करती है और ये विश्व के लिए एक शोचनीय विषय बन जाती है। इसके अतिरिक्त माल्थस के ऊपर उनके जो पूर्ववर्ती विचारक थे, वणिकवादी, प्रकृतिवादी, इनकी विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये वणिकवाद और प्रकृतिवाद हमेशा अपने देश को शक्तिशाली बनाने के पक्षधर थे। व्यापारिक क्रियाएं स्वतः संचालित करना चाहते थे, जहाजी बेड़ा अपना होना चाहिए और इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास होना चाहिए, सेना मजबूत बनाने के, चूँकि शक्तिशाली राज्य की कल्पना थी, इसलिए सेना मजबूत रहनी चाहिए। इन सब कारणों की वजह से ये जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्र के लिए उपयोगी मानते थे। इसके अतिरिक्त जब प्रकृतिवादी आए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है ये ईश्वरीय देन है, इसलिए प्रकृति के नियमों में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो प्रकृतिवादी और वणिकवादी दोनों विचारकों ने जनसंख्या वृद्धि को उचित माना और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुपयुक्त माना। परिणाम क्या निकला कि देश की संपन्नता और समृद्धि के रास्ते में जनसंख्या एक अवरोध बन गई, क्योंकि इस पर नियंत्रण के लिए ना कोई प्रयास किया गया, ना कोई उपदेश दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ी तो एक अवरोध के रूप में खड़ी हो गई कि विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने में जनसंख्या एक रोड़ा बन गई। तो इस संकट के समाधान के तत्काल आवश्यकता के कारण माल्थस ने अपने निराशावादी लेख को समाज के सामने रखा था। इसके अतिरिक्त 1793 में विलियम गॉडविन, जो इनके पिता के मित्र थे, उनकी पुस्तक आई थी पॉलिटिकल जस्टिस। इसमें इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ समाज की प्रगति का एक उज्ज्वल एवं आशाजनक स्थिति, यानी एक आशाजनक जो परिणाम है वो जनसंख्या के बढ़ने से ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जनसंख्या का बढ़ना
लाभ देगा, हानि नहीं देगा। तो गॉडविन ने जो ये कल्पना की थी, इसका उद्देश्य पूर्ण समानता और अराजकात्मक साम्यवाद की स्थापना करना था। लेकिन डिनाइल माल्थस, जो कि रॉबर्ट माल्थस के पिता थे, इन्होंने अत्यंत युक्ति काल्पनिक व्यवस्था का सहानुभूतिपूर्ण समर्थन किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के विचारक कांडरसेंट भी थे। इन्होंने भी कहा विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की प्रसन्नता तथा तर्क शक्ति का विकास होगा, इसलिए जनसंख्या का बढ़ना राष्ट्र के लिए हानिप्रद नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बीच में जनसंख्या के कुछ ऐसे समर्थक भी थे, विद्वान भी थे, जो ये कह रहे थे कि बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाना चाहिए। ये माल्थस के पक्षधर थे। इसमें फ्रांस के विद्वान थे, बुफन थे, मोंटेस्क्यू थे। इन्होंने माल्थस का समर्थन किया। तो माल्थस ने इन दोनों विरोधी विचारधाराओं का अध्ययन किया और स्वयं अपनी नज़रों से देखा कि किस तरह से पूंजीपति एवं शासक दोनों जनसंख्या वृद्धि के पक्षपाती हैं, क्योंकि दोनों लाभ कमाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक को कम मजदूरी पर श्रमिक चाहिए हैं, दूसरे को सेना में भर्ती के लिए कम मजदूरी पर नवयुवक चाहिए हैं। इसलिए ये किस तरह से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन माल्थस ने इसके दूसरे पहलू पर गौर करने के लिए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी, ये सब केवल और केवल बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम है। इसी तर्क वितर्क को आगे बढ़ाते हुए माल्थस ने एक शांति जो वर्तमान की व्यवस्था थी, तब शांति और समृद्धि के सुंदर काल्पनिक जगत के मध्य एक ऐसी खाई को देखा जिसे पार करना बहुत कठिन दिख रहा था। माल्थस ने वास्तविकता का पता लगाना का प्रयास किया और तब उन्होंने आशावाद के विरुद्ध अपनी आपत्तियां दर्ज कराई और विस्तार पूर्वक समाज के सामने अपने जनसंख्या के सिद्धांत को रखा था। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या का विचार है, वो उसको लाने का, सिद्धांत के रूप में लाने का श्रेय माल्थस को ही है, क्योंकि माल्थस के विचार मौलिक हैं। हो सकता है वो उतने अधिक उपयोगी ना हो, लेकिन स्वयं के मौलिक विचार है, क्योंकि इसके पहले के विचार माल्थस के बिल्कुल विरोधी विचार थे। यानी कि जनसंख्या वृद्धि के पक्षधर थे और माल्थस जनसंख्या के नियंत्रण के पक्षधर थे, इसलिए विरोधी विचार हैं। तो इन सारी चीज़ों का माल्थस पर प्रभाव पड़ा था और उसी का परिणाम उनके लेख के माध्यम से जनसंख्या के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया। उनका सिद्धांत क्या था? माल्थस कहते थे कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और खाद्यान्न आपूर्ति उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती है। परिणाम क्या होता है कि खाद्य पूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या अत्यधिक तेजी से वृद्धि पकड़ लेती है और अगर इस पर अंकुश न लगाया जाए तो उसका परिणाम विपत्ति के रूप में समाज के सामने आता है। तो इसलिए इनका विचार जो है समाज में एक कष्टपूर्ण समाज के बारे में बता रहा था कि किस तरह से मनुष्य अपने आशावादी विचारों के कारण एक कष्टपूर्ण जीवन जीने को विवश हो जाता है। माल्थस ने कहा था कि समाज जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण एक ऐसे भयंकर जाल में फंसता चला जाता है जहां से निकलना उसके लिए काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है और उसकी जो फर्टिलिटी टेंडेंसी है, प्रजनन प्रवृत्ति, वो उसे एक ऐसे भंवर की तरफ, एक ऐसे गड्ढे की तरफ ले जाती है जहां उसका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता चला जाता है। यानी स्वयं ही अपने प्रजनन शक्ति के माध्यम से लगातार जनसंख्या को बढ़ाता जाता है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन पर उसका अंकुश होता नहीं, वो प्रकृति के हाथ में होता है। परिणाम क्या निकलता है? दोनों के बीच में असंतुलन होता है और मानव सभ्यता या मानव का जीवन, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इनका सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे इन्होंने कहा कि पैशन डिज़ायर ये नेचुरल होती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन जो फर्टिलिटी पावर है या संतान उत्पादन करने की जो इच्छा है वो स्थिर रहती है। इस पर शिक्षा और सभ्यता इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर व्यक्ति शिक्षित और सभ्य होता चला जा रहा है तो इससे फर्टिलिटी रेट पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि इनका मानना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य होता है। बिना भोजन के व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा,
लेकिन कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में श्रम और पूंजी की इकाइयां लगाते हैं, उत्पादन लगातार घटता हुआ प्राप्त होता है, क्योंकि ये प्रकृति का हाथ इसमें सर्वाधिक होता है। तीसरी चीज है आर्थिक संपन्नता, यानी जैसे जैसे लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, उनकी आय बढ़ती है, वैसे वैसे संतानोत्पादन की इच्छा भी तीव्र होती चली जाती, क्योंकि मनुष्य निश्चिंत हो जाता है कि उसके पास संतान को पालने के लिए पर्याप्त आय है, पर्याप्त संसाधन है, इसलिए नए आने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। और इसके विपरीत अगर वो गरीब होता है, उसका जीवन स्तर कम होता है, तो जनसंख्या घटती है। उन्होंने अपने अध्ययन को सुगम बनाने के लिए और सबको समझाने के लिए आसान शब्दों में कहा था कि जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो गुणोत्तर या ज्यामितीय होती है। यानी कि कैसे बढ़ती है कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 200 वर्षों के बाद वो 256 हो जाती है। प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या अपने आप को दुगना कर लेती है। इसके विपरीत खाद्यान्न पूर्ति अंकगणितीय रीत से बढ़ती है, अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ती है। किस तरह से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200 वर्षों के बाद जनसंख्या जो है, खाद्यान्न जो है वो 9 होगा, और जबकि जनसंख्या कहाँ पहुंचेगी? 256। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जनसंख्या के बढ़ने की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि खाद्यान्न की जो आपूर्ति होती है उसमें वो कृषि क्षेत्र से होती है, और कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के पीछे प्रकृति का हाथ होता है। तो इसकी वजह से खाद्य सामग्री के बढ़ने की गति बहुत धीमी होती है, जबकि जनसंख्या के बढ़ने की गति बहुत ही तीव्र होती है। माल्थस कहते हैं कि व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से प्रसन्न और धर्मपरायण है तो भी हर हाल में वो 25 वर्षों के बाद दुगना हो ही जाता है, जबकि खाद्यान्न पूर्ति में उतनी वृद्धि नहीं होती है। इसका क्या कारण है? इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति कृषि कार्य करता है तो सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी भूमि होती है, उपजाऊ होती है, नज़दीक होती है, बढ़िया होती है, उत्पादकता के हिसाब से सर्वोत्तम होती है, उस पर कृषि कार्य करता है। उसके बाद उससे घटिया भूमि पर करता है, फिर और घटिया भूमि पर कार्य करता है, अंत में अत्यधिक निम्न श्रेणी की भूमि पर कार्य करता है। उसका परिणाम क्या निकलता है कि खाद्य सामग्री धीरे धीरे उसके उत्पादन में कमी आती जाती है। तो जो उत्पादकता का स्तर होता है वो बहुत ही धीमी गति के साथ बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम भूमि पर उत्पादन होता है, उसके बाद धीरे धीरे उत्पादन में कमी आती है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम इसी कारण से लागू होता है। जबकि मानव की जो प्रजनन दर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ती है पर खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। इस असंतुलन से अति जनसंख्या समाज के सामने आ जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, OX एक्सिस पर तो आपको खाद्य पूर्ति फूड सप्लाई दिख रही है, Y एक्सिस पर आपको जनसंख्या दिख रही है। M वक्र जो है ये जनसंख्या का पॉपुलेशन कर्व है, जो बता रहा है कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि की गति और खाद्यान्न पूर्ति में वृद्धि के बीच में संबंध पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि फूड सप्लाई में आपका कर्व किस तरह से जब वो 8 पर पहुंच गया है उस समय ये लगभग 4.5 पर पहुंचा है। इसका मतलब है कि खाद्यान्न की पूर्ति अत्यंत धीमी है और जनसंख्या के बढ़ने की गति बहुत तीव्र है, क्योंकि कर्व का ढाल लगभग Y एक्सिस के पैरेलल होने का प्रयास कर रहा है। अब इन्होंने गणितीय व्याख्या की है कि गुणोत्तर वृद्धि के लिए किस तरह से सीधे से इनकी जनसंख्या के सिद्धांत की धारणा है कि जनसंख्या के बढ़ने की गति गुणोत्तर होती है और खाद्यान्न के बढ़ने की गति अंकगणितीय होती है। गुणोत्तर के लिए क्या इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि इनका मानना है कि किसी भी श्रेणी के पदों का क्रम इस प्रकार होता है कि 2 लगातार पदों का अनुपात समान रहता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि गुणोत्तर श्रेणी की जो प्रथम राशि है वो A है और R जो है ये कॉमन रेशियो है, तो R से गुणा करने पर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रारंभिक जनसंख्या A जो कि 1 मानी गई है, यानी 1 गुनी है। 25 वर्षों के बाद
उसका जो कॉमन रेशियो है आर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आर यहाँ पर 2 है, इसलिए ए आर कितना हुआ 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी दुगनी। पहले 1 थी, 25 वर्ष के बाद बढ़ के दुगनी हो गई। उसके बाद 25 वर्ष के बाद फिर ये और बढ़ती है, और ये कैसे हो जाती है 1 इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाती है। इसी तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 200 वर्षों के पश्चात 256 पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या के बढ़ने की गति बहुत ही तीव्र है। अब आते खाद्यान्न पूर्ति में वृद्धि की व्याख्या। इन्होंने कहा कि अंकगणितीय तरीके से खाद्यान्न में वृद्धि होती है। अंकगणितीय तरीका इन्होंने कैसे निकाला है, ए जो उसका प्रारंभिक पद है, यानी सबसे पहली जो उसकी श्रेणी है वो ए है, और कॉमन डिफरेंस इसका डी है। तो सबसे पहले वर्ष में क्या होता है ए इज इक्वल टू 1, यानी कि 1, अभी जनसंख्या खाद्यान्न 1 उत्पादन हो रहा है। 25 वर्षों के बाद डिफरेंस आता है ए प्लस डी हो जाता है। डी आपका कितना है, अंतर कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। फिर 25 वर्षों के बाद ये a प्लस 2d हो जाता है, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाता है खाद्यान्न। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 200 वर्षों के बाद ये कितना हो जाता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस बता रही है कि जब शुरुआत होती है a यानी कि 1 से होती है, और जब 200 वर्ष के बाद हम देखते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन 9 हो जाता है। तो इन दोनों का अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो 25 वर्षों के बाद खाद्यान्न 9 और जनसंख्या 256, निश्चित तौर पर लोग भूखों मरने पर विवश हो जाएंगे। और इसीलिए माल्थस ने कहा था कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो बिना निमंत्रण दिए आएंगे उनको अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने अपने हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन दिया है। तो प्रकृति के इशारे को समझ करके अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तब तो प्रकृति आपका साथ देगी, और यदि आप अपनी मनमानी से प्रकृति के निर्देशों का पालन नहीं करते, उसके इशारे को नहीं समझते हैं, इट मीन्स आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वही स्थिति है कि उन्होंने सीमित अतिथियों के लिए खाद्यान्न दिया, आप बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भूखे सोना पड़ेगा, भूखे मरना पड़ेगा। इस स्थिति को माल्थस ने जनाधिक कहा है। अब जनाधिक कैसे कंट्रोल किया जाए, असंतुलन कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्होंने कहा है कि संतुलन में लाने के लिए या तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। प्रकृति जब क्रियाशील होती है तो ये बहुत कष्टपूर्ण होता है, जैसे कि प्राकृतिक अवरोध आने लगते हैं, अकाल पड़ने लगेगा, भूखमरी आएगी, कुपोषण आ जाएगा, युद्ध की भी युद्ध हो सकता है, बीमारी आ जाएगी, बाढ़ आने लगेगी, भूकंप आ जाएगा, अनावृष्टि होगी, घोर संकट आ जाएंगे। इससे क्या होगा, फिर जनसंख्या घटेगी। यानी अगर आपने प्रकृति के दिए निर्देशों को, उसके इशारे को नहीं समझा, तो प्रकृति आपको समझाने का प्रयास अपने प्रकोपों के माध्यम से या अवरोधों के माध्यम से करेगी। इसलिए प्रकृति खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का संतुलन कर लेती है। यदि आप उससे आगे चले जाएंगे तो प्रकृति बैलेंस करने के लिए अपने अवरोध लगाएगी और संतुलन में जनसंख्या को ले आएगी। दूसरी है कृत्रिम अवरोध होते हैं। कृत्रिम अवरोध के अंतर्गत जैसे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण भी कहते हैं, ये मनुष्य के स्वयं हाथ में होते हैं। इस चार्ट से आप इसको समझ सकते हैं कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को एक चार्ट से समझाया गया है कि किस तरह से ये ज्यामितीय अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि होती है। 1, 2, 4, 8, 16, 32 खाद्य सामग्री अंकगणितीय अर्थमेटिक रेशियो में बढ़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। परिणाम क्या निकलता है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, खाद्यान्न उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन हो जाता है, जनाधिक हो जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय है, माल्थस ने स्वयं इसका निदान भी बताया है। तो सब 2 निदान बताए, एक तो बताया नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध, दूसरा है कृत्रिम या प्रतिबंधक नियंत्रण। नैसर्गिक और प्राकृतिक अवरोध में महामारी है, काल है, युद्ध है, बाढ़ है, भूकंप है, बीमारियां हैं, यानी ऐसे अवरोध जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ना मनुष्य इनको ला पाता है, ना रोक पाता है। ये पूरा प्रकृति के हाथ में होता है और प्रकृति स्वयं अपने नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या को कंट्रोल करती है।
दूसरे मानव के हाथ में जो नियंत्रण रहते हैं वो कृत्रिम या प्रतिबंधक नियंत्रण रहते हैं। इसमें नैतिक संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, देर से विवाह करना है, या जो कृत्रिम उपाय हैं जिसमें आपका गर्भपात, एबॉर्शन आ जाता है, संतानोत्पादन में गैप करने का जो साधन है उनका प्रयोग है। तो ये सारी चीज़ें कैसी है? कृत्रिम और प्रतिबंधक नियंत्रण है। अब माल्थस कहते हैं कि जो कृत्रिम नियंत्रण है वो मनुष्यकृत होते हैं और इनका प्रयोग जन्म दर घटाने के लिए व्यक्ति को अपने विवेक से इनका प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना विवेक प्रयोग नहीं करता है तब प्रकृति आती है और प्रकृति इस पर नियंत्रण लगा लेती है। माल्थस कहते हैं कि कृत्रिम अवरोधों के अंतर्गत विलंबित विवाह है, देर से विवाह करना है, इसके साथ साथ और भी और विधियां जैसे आत्मसंयम है, नैतिकता है, विवेकशीलता है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और इन सभी अवरोधों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाया जाए और इसको खाद्य सामग्री के साथ लाकर के दोनों में संतुलन स्थापित किया जाए। माल्थस ने, चूंकि ये पादरी थे इसलिए इन्होंने आत्म संयम और नैतिकता पर अधिक जोर दिया था और कहा था कि जो संतति निग्रह के कृत्रिम साधन हैं इनके बारे में इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जोर दिया था, क्योंकि कहते थे व्यक्ति को अपने स्वयं पर अंकुश लगाकर जनसंख्या को नियंत्रण में रखना चाहिए। हालांकि बाद में जो नव माल्थसवादी आए थे जो माल्थस के विचारों से सहमत थे, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था और इन्होंने जो कृत्रिम साधन थे संतति निग्रह पे उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। अब मार्शल ने भी जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या की है माल्थस के अनुसार। उन्होंने सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है श्रम की मांग। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या की वृद्धि तेज होती है और श्रम की मांग का निर्धारण खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि की दर कम रहती है। माल्थस का विचार था कि खाद्यान्न के उत्पादन की दर के धीमी होने का जो मुख्य कारण है वो कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना है, क्योंकि ह्रास नियम लागू होता है खाद्यान्न का उत्पादन घटता जाता है। खाद्यान्न की मात्रा ही जनसंख्या की मांग का प्रतीक है, यानी जितना खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है समझ लीजिए उसी के अनुरूप मांग बढ़नी, जनसंख्या का आकार या उसकी मांग बढ़नी चाहिए। मार्शल ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य की क्रियाओं के बदले में जो उत्पादन प्रदान करती है वही उसकी जनसंख्या की प्रभावपूर्ण मांग है और पहले से अधिक जनसंख्या में आज तक जिस तेजी से वृद्धि हुई उसकी अपेक्षा मांग में कम अनुपातिक वृद्धि हुई है। यानी सीधे शब्दों में मार्शल कहते हैं कि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में खाद्यान्न में वृद्धि नहीं होती है। कहीं ना कहीं माल्थस से ये एग्री है। श्रम की पूर्ति, माल्थस ने कहा था कि मनुष्यों में पैशन डिजायर का होना नेचुरल है और संतान उत्पन्न करने की जो इच्छा है वो भी प्रबल होती है, परंतु मनुष्य स्वयं जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तुलना नहीं कर पाता है जीवन निर्वाह के साधनों से अपनी जनसंख्या को। यानी ये अंदाज नहीं लगा पाता, उसको ये अनुमान नहीं होता है कि खाद्य सामग्री की बढ़ने की गति क्या है और उसके स्वयं के बढ़ने की गति क्या है। इस पर मार्शल ने कहा कि इतिहास का हमारे पास विश्वसनीय प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य इतना अधिक प्रजनक रहा है कि उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है यदि उसे जीवन निर्वाह के साधनों की सीमितता, बीमारियां, युद्ध, शिशु हत्या और संयम नियंत्रित न करते। क्योंकि अगर प्रकृति ना उसको समय पर कंट्रोल करती तो आज जो है मनुष्य की स्थिति इस पृथ्वी पर बहुत अधिक हो जाती, क्योंकि उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो इतनी अधिक होती है कि इस धरती पर रहने लायक जमीन भी नहीं रह जाती। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मार्शल ने माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत को देखा और उस पर अपना जो विचार दिए, कहा है कि जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है उसी की भविष्य में होने की संभावना है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि में स्वेच्छा से नियंत्रण यदि नहीं लगाया जाएगा तो बहुत ही कष्टकारी उपायों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा, जो कि व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उसको संतुलन की स्थिति में रहना चाहिए। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं, क्योंकि इनके विचार निराशावादी थे और ये तो मानव जाति के, कुछ लोग कहते थे तो मानव जाति को समाप्त कर देंगे। बहुत सारे विचारक आए और गॉडविन ने तो यहाँ तक कह दिया था, चूंकि गॉडविन के आशावादी विचारों के विरोध में इन्होंने विचार दिए थे निराशावादी विचार दिए थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि एक काला भयानक राक्षस, इतना तक कह दिया था।
मानव जाति की आशाओं का गला घोटने के लिए सदैव तत्पर है। अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा था कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी सम्मानित नागरिक की इतनी बदनामी अथवा आलोचना नहीं हुई है जितनी कि माल्थस की हुई है। प्रथम श्रेणी के लेखकों में से किसी के विचारों का इतना अधिक खंडन नहीं किया गया, यानी बाद के आलोचक या इनके समकालीन इनके विचारों से बहुत अधिक सहमत नहीं थे, इसीलिए इन्होंने इनकी काफ़ी आलोचना भी की थी। इनकी आलोचना को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कुछ अर्थशास्त्री इनके समर्थन में भी हैं, जैसे क्लार्क हैं। क्लार्क ने लिखा था माल्थस के सिद्धांत का इतना अधिक खंडन किया जाना उसकी वैधता की पुष्टि ही है। कुछ कहते हैं, हैने कहते वास्तव में माल्थस को समझने में कुछ त्रुटियां की गई हैं। उनका अर्थ जनसंख्या वृद्धि की ओर संकेत करना था, जबकि उनका अध्ययन ठोस निष्कर्ष मानकर किया जाता है। जो इनके आलोचक हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर आलोचना की है। एक तो माल्थस की आधारभूत मान्यता गलत है कि एक तो वो कहते हैं मनुष्य की पैशन डिज़ायर स्थिर रहती है और संतानोत्पादन की इच्छा प्रबल रहती है, दोनों एक ही हैं, जबकि वास्तव में दोनों के बीच में अंतर होता है और इस अंतर को माल्थस नहीं समझ पाए थे, क्योंकि पैशन डिज़ायर तो नेचुरल है लेकिन आवश्यक रूप से इसको रोक पाना प्रत्येक मनुष्य के वश में नहीं होता है, ये नेचुरल होता है। लेकिन संतानोत्पादन की इच्छा कई कारणों से प्रभावित होती है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और कुछ कृत्रिम उपाय भी हैं जिसके माध्यम से हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इसलिए दोनों को एक मान लेना अपने आप में सही नहीं है। इसके साथ साथ जब आर्थिक संपन्नता बढ़ती है तो संतानोत्पत्ति के बीच में सकारात्मक संबंध नहीं रह जाता है। तो बहुत हद तक ये कहना कि दोनों एक हैं ये अपने आप में सही नहीं है। इसलिए जीवन स्तर ऊंचा उठने पर जनसंख्या में वृद्धि होगी ही होगी, ये कथन इनका तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता दोषपूर्ण है। माल्थस कहते हैं कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, इसलिए खाद्यान्न में कमी होती, खाद्यान्न में उतनी गति के साथ वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन माल्थस भूल गए थे कि जब औद्योगिक प्रगति होती है तो औद्योगिक प्रगति के कारण विज्ञान उन्नति करता है, कृषि और विज्ञान का मेल होता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक आविष्कार से नए यंत्र आते हैं, नई रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगता है, उन्नत बीज आ जाते हैं, नए कीटनाशक आ जाते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम को हम आगे बढ़ा सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके हम बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं, गहन कृषि को अपना सकते हैं विस्तृत कृषि के स्थान पर। तो इन सब के कारण उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता को हम दोषपूर्ण मान सकते हैं। इसके साथ साथ यातायात और परिवहन के साधनों का विकास तेजी के साथ होता है, जिससे खाद्य सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी के साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मांस पर निर्भर करता, मछली पर, समुद्री भोजन पर निर्भर करता, सी फूड खाता है, तो उससे अपनी भूख को शांत करता है। तो इन सब चीज़ों की तरफ माल्थस का ध्यान गया ही नहीं था। सिद्धांत का गणितीय रूप अवास्तविक है, यानी अनुभव के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो पाया कि जनसंख्या सदैव गुणोत्तर तरीके से ही बढ़ती है और खाद्यान्न सदैव अंकगणितीय रीत से ही बढ़ता है। यद्यपि माल्थस ने अपने इस गणितीय स्वरूप का प्रयोग जरूर प्रथम संस्करण में किया था निबंध के, लेकिन जब निबंध का दूसरा संस्करण उन्होंने बताया था तो इन शब्दों को इन्होंने स्वयं हटा लिया था। शायद ये खुद भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि गणितीय रूप का जो गणितीय स्वरूप इन्होंने जो बताया उसका प्रयोग मात्र स्पष्ट करने के लिए शायद इन्होंने किया था, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे। अगली आलोचना, अति जनसंख्या की स्थिति ही प्राकृतिक विपत्तियों का कारण नहीं होती है कि सदैव प्राकृतिक विपत्तियां अगर देश में आ रही हैं तो इसी बात की द्योतक है कि यहाँ अति जनसंख्या या जनाधिक्य है। कई बार अकाल, बाढ़, सूखा, बीमारी, महामारी, दुर्भिक्ष, युद्ध, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो ऐसे राष्ट्रों में भी घटित हुई हैं जहाँ पर जनाधिक्य नहीं था। तो ये तर्क अपने आप में सही नहीं है कि प्राकृतिक विपत्तियां सदैव वहीं पाई जाती हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। कई बार न्यून जनसंख्या वाले राष्ट्र या स्थिर जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भी ये प्राकृतिक विपत्तियां आ जाती हैं। मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। कई बार होता है कि जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ती हुई जन्म दर का परिणाम मान लेते हैं। माल्थस हमेशा
इन्होंने एक पक्षीय दृष्टिकोण रखा है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि जन्म दर बढ़ती हुई है, लेकिन कई बार विकास के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आने लगती है। चिकित्सा विज्ञान उन्नति करने लगता है, लोग जागरूक हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर तक पहुंचते हैं, गंभीर रोगों से पहले ही प्रारंभिक स्तर पर ही उस पर काबू पा लिया जाता है, जिससे मृत्यु दर कम हो जाती है और मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो माल्थस इस चीज़ को भूल गए थे कि कभी कभी मृत्यु दर घटने लगती है, जन्म दर स्थिर रहती है तो भी जनाधिक्य की स्थिति हो जाती है। माल्थस नए क्षेत्रों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए थे। माल्थस का दृष्टिकोण संकुचित रहा था, वो नए कुछ चीज़ों के लिए पूर्वानुमान नहीं लगा पाए थे, जैसे कि सघन कृषि से खाद्यान्न की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इसके लिए उन्होंने ना तो ऑस्ट्रेलिया, ना अमेरिका, ना अर्जेंटीना किसी भी देश की कृषि व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया था। इसके कारण इनको ये था कि विस्तृत खेती ही होगी और विस्तृत खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा, जबकि मनुष्य के भोजन की आवश्यकता को देखते हुए इन देशों ने गहन कृषि को प्रोत्साहित किया था। भूमि के एक ही टुकड़े पर कई फसलें लेते थे, जिससे कि खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ा था। तो इस बात को इन्होंने नहीं सोच पाया था। परिवहन के साधनों में तेजी से विस्तार हुआ, तो उस परिवहन के साधनों के विस्तार का परिणाम क्या निकला कि अगर हमारे देश में खाद्यान्न कम है तो हम दूसरे देश से खाद्यान्न उपलब्ध करा लेते थे, तो कोई भी देश तो भुखमरी और विपत्ति से बच जाता था। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान माल्थस का नहीं गया। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जनशक्ति की उपेक्षा की थी, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए जनशक्ति भी चाहिए है। तो सदैव जनशक्ति बढ़ती है तो वो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर कैनन ने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में जन्म लेता है तो केवल एक मुंह और एक पेट लेकर ही नहीं आता है कि बस वो भोजन पेट में डालता रहे, मुंह से चिल्लाता रहे खाने को दो, बल्कि दो हाथ भी लेकर के आता है। और समय आने पर वो उन दो हाथों से जितना मुंह से खाता है उससे कई गुना ज़्यादा देश को उत्पादन करके वापस कर देता है। तो इस बात से बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर समाज में व्यक्ति आया है तो वो एक निश्चित उम्र तक लेता है, उसके बाद वो वापस कर देता है। माल्थस के सिद्धांत के स्थैतिक होने का भी आरोप लगा है कि जैसे उन्होंने कहा उत्पत्ति ह्रास नियम तो और जो प्राकृतिक साधन है ये सब सीमित होते हैं और इनकी जो मात्रा है वो एक निश्चित समय तक स्थिर रहती है, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये सदैव स्थिर नहीं रहती है, बल्कि इसमें भी परिवर्तन होता है कि जब ज्ञान का विकास होता है, जब तकनीक का विकास होता है, तो प्राप्त भूमि और दूसरे साधनों के प्रयोग से इसमें काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। कृषि योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि गहन कृषि के माध्यम से कर सकते हैं। अतिरिक्त भूमि का महत्व इससे मापा जाता है कि किस मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो स्थैतिक इनका दृष्टिकोण है, जबकि वर्तमान की व्यवस्था प्रावैगिक व्यवस्था है। जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के कमजोर संबंध पर आधारित है। ये केवल जनसंख्या और खाद्यपूर्ति के संबंध पर ही अपने सिद्धांत को टिकाए हैं, जबकि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के लिखने वाले कहते हैं कि यदि किसी देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पाता है, लेकिन वह भौतिक रूप से धनी है तथा औद्योगिक दृष्टि से उन्नतशील है, तो वह अपने यहाँ जो उद्योग धंधों में वस्तुएं बन रही हैं, जो भौतिक वस्तुएं हो रही हैं, उनका निर्यात करके दूसरे देशों से खाद्य सामग्री को या दूसरे कृषि प्रधान देशों से खाद्य सामग्री को आयात करके अपने लोगों का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तब तक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का भली वहाँ विदोहन करके राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा सकते हैं, जबकि ये कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक है। तो अगर देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन हो रहा है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्र का हित ही करेगी। आगमन प्रणाली का दोष, इन्होंने कुछ देशों का अध्ययन किया और सामान्य निरीक्षण के आधार पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, जबकि जो इनका जो सिद्धांत है वो कुछ ही स्थानों के लिए सही है, लेकिन सभी जगह के लिए ये सत्य नहीं। इसमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने परीक्षण विशाल पैमाने पर नहीं किया है, परीक्षण कुछ देशों के आधार पर किया है और निष्कर्ष सामान्य पर लगाने की कोशिश की है, इसलिए इसमें सार्वभौमिकता का अभाव है।
जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध नहीं है। वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का फलन नहीं होती। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर अधिक बच्चा पैदा करने की इच्छा घट जाती है, क्योंकि मानते हैं कि लोग जब ऊंचे जीवन स्तर के आदी हो जाते हैं तो वो बड़े परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहते हैं, महंगा भी हो जाता है और इसके कारण वो अपने जीवन स्तर में कटौती नहीं करना चाहते। परिणाम क्या होता है, परिवार को सीमित रखते हैं, जिससे जीवन स्तर में गिरावट की संभावना न रहने पाए। तो लोग अपने जीवन स्तर को घटाना नहीं चाहते हैं, इसके कारण वो अपने यहाँ जन्म दर को कंट्रोल करते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा बना रहे। जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायित्व निर्धनों पर थोपना गलत है। माल्थस ने निर्धनता का जो कारण है, जो जनसंख्या के बढ़ने का कारण है, वो निर्धनों पर डाल दिया, क्योंकि निर्धन व्यक्ति निर्धनता के कारण होते हैं और वही जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करके समाज में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। इसलिए उनका मानना था एक कानून बनाकर निर्धनों को विवाह करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जो निर्धन विवाह करते हैं उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये विचार तर्कसंगत नहीं है। कई बार मनोरंजन के साधनों के अभाव, शिक्षा का अभाव, दूरदर्शिता के अभाव में ये सब संभव हो सकता है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या का बढ़ना निर्धनता के कारण नहीं होता है, बल्कि निर्धनता का कारण जो है कई बार धन का असमान वितरण है, सरकार की नीतियों का परिणाम है। श्रमिकों को उचित पुरस्कार अगर मिल रहा है और उनके मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उचित व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर जन्म दर कम रहेगी। माल्थस के सुझाव व्यवहारिक नहीं, इनके सुझाव बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं, सैद्धांतिक रूप में तो आदर्शपूर्ण लगते हैं पर व्यवहार में उतने ज़्यादा ये लागू नहीं हो सकते हैं। माल्थस झूठा भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ। माल्थस को लोगों ने झूठा भविष्यवक्ता सिद्ध कर दिया था, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी देश हैं उसमें कहीं पर भी माल्थस का सिद्धांत लागू नहीं हुआ। कहीं पर भी प्राकृतिक अवरोध जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं आए। माल्थस के भय और निराशावाद पर पश्चिम यूरोपीय देशों में काबू पाया गया। जन्म दर में कमी, खाद्यान्न पूर्ति में पर्याप्तता, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के द्वारा इन सब चीज़ों ने उनकी भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दिया और ये बताया गया कि कृत्रिम अवरोधों ने मनुष्य को जागरूक किया है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने का पूरा प्रयास किया है। तो इसलिए माल्थस की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका आप जवाब इसी चैप्टर में है, इसका उत्तर आप यहीं इसी चैप्टर में दिया गया है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या भी आपको आलोचना सहित बताया है। माल्थस के सिद्धांत की समीक्षा, इसमें आपको पूरा बताना, अंक गणितीय वृद्धि खाद्यान्न की और गुणोत्तर वृद्धि जनसंख्या की, ये चीज़ें हैं आपको। आधुनिक पृष्ठभूमि में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, अल्प विकसित देशों में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अल्प विकसित देशों में तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ ये सिद्धांत लागू होता है, तो उसके लिए किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। वर्तमान समाज में माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का आतंक समाप्त हो गया, क्योंकि आज विकास केंद्रित समाज है। दिन प्रतिदिन विकास कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है, विकास लगातार हो रहे हैं, इसलिए माल्थस के सिद्धांत से डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन से कारण हैं जिनसे प्रभावित होकर माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जनसंख्या संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया? तो ये कौन से कारण, हमने आपको कारण बताया था कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, व्यक्ति जो है उसके पैशन डिज़ायर, संतानोत्पादन की इच्छा प्रबल होती है, मनुष्य के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की अवधारणाओं, प्रमुख तथ्यों की विवेचना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में आपको बताई हैं, इसलिए आवश्यक हो रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका विवेचन किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में इससे डरने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है।